एक महान पंडित पंडित बाल गंगाधर तिलक ने द आर्किटेक्ट होम में साफ लिखा है कि हम आर्यंस हैं और हम वहां से इससे आर्किटेक्ट का जो ईरान और उसका जो एरिया पड़ता है वहां से बाहर हैं। तो भाई तुम बेटा तुम भी विदेशी हो और यहाँ के मूल निवासी इन विदेशियों को ज्यादा समय तक पता लगता है कि 24 के बाद में मीडिया की कोई भूमिका रहेगी इस देश में, या फिर किसी और भी किसी व्यक्ति के, या कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं छोड़ेंगे जे, तो यहाँ कुछ बचने वाला नहीं है। तो ऐसे हालत में मुझे लगता है कि ये इस गवर्नमेंट से जितना जल्दी निजात हो, जिस तरह से इन्होंने प्लानिंग की हुई है 2024 में आने के बाद में, तो फिर हम लोगों की आवाज भी बंद हो जाएगी। जो संविधान के मूल अधिकार हैं, जो कहने सुनने की जो स्वतंत्रता है, बात कहने की स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, धर्म को कोई भी धर्म अपनाएं ये स्वतंत्रता है, उसको लगभग ये इन्होंने खत्म करते जा रहे हैं। बाय द क्रिमिनल एंड फॉर द क्रिमिनल, बाकी देश चाहे भाड़ में। जब देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। 74वां गणतंत्र दिवस निरंकुश सरकार की उपेक्षा के चलते देश और देश के मूल निवासियों का अस्तित्व खतरे में। ये बात सिर्फ संविधान की नहीं, ये पूरा देश और देशवासियों का अस्तित्व मुझे खतरे में नजर आता है। जिस तरह से जो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, संघी बजरंगी हुकूमत है, आरएसएस जनित जो हुकूमत है, उसके नापाक इरादे मैं नहीं समझता कि उनसे कोई नावाकिफ होगा। और जिस तरह की ये लोग बात कर रहे हैं, जो अब तक इन्होंने जो काम किया है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की पिछली 98 की जो 5 साल की सरकार रही, उसमें वो एलपीजी लेके आए, और 2014 के बाद में तो मैं समझ रहा हूं कि देशवासियों के ऊपर कहर बरप रहा है मोदी जी की जानिब से। तो ऐसे हालात में जो यहाँ तक जो इस देश के मूल निवासी हैं, ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं, कदीमी बासिंदे हैं, उनका अस्तित्व मुझे खतरे में है। जो असली इस देश के मालिक हैं, SC ST OBC एंड मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनका अस्तित्व मुझे खतरे में आ रहा है। और खतरे में किस तरह से आया है कि मोदी गवर्नमेंट ने, जो उससे पहले अटल जी की जो गवर्नमेंट LPG लेके आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसका भी टारगेट यही था कि किस तरह से अनुसूचितों को या दूसरे लोगों को जो रिजर्वेशन की फैसिलिटी मिल रही थी, उसको कैसे खत्म किया जाए। और संविधान समीक्षा की बात हुई थी उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा संविधान समीक्षा की बात हुई थी, लेकिन उस समय हम लोग अलर्ट हो गए थे, और अलर्ट होके हमने पूरे देश को जगा दिया था। और राष्ट्रपति के आर नारायण जी थे, उनको भी बोलना पड़ा कि संविधान में कमी नहीं है, संविधान को चलाने वाली एजेंसी में कमी है। उस समय किसी तरह से संविधान भी बच गया था और शायद रिजर्वेशन पर वो हमला नहीं हुआ था। लेकिन मोदी जी की सरकार आते ही, मोदी महाशय आए, ये तिकड़ी मोदी, अमित शाह और ये, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र है, लोकशाही है, वो खतरे में है आरएसएस की सरकार के चलते। उन्हें अब वोट की जरूरत नहीं है, वोट के जरिए सरकार नहीं बन रही है, अब मशीन के द्वारा सरकार बन रही है। जो सरकार मशीन से बनती है तो वहाँ तो हमदर्दी या किसी तरह की सहानुभूति कोई जगह नहीं बचती। इस मशीन की सरकार के चलते लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा हो गया है। और जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, पहले मतलब जो लोकतंत्र की परिभाषा थी, प्रजातंत्र की परिभाषा थी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब मेरे हिसाब से उस गवर्नमेंट जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसकी परिभाषा बदल गई है कि जिस तरह से ये 3 खिलाड़ी बैठे हुए हैं ऊपर टॉप में, आरएसएस के इशारे पर नाचने वाले जो लोग हैं, तो वो उसकी लोकतंत्र की परिभाषा, डेमोक्रेसी की परिभाषा ही चेंज होगी। अब नई परिभाषा मेरे हिसाब से है गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल, बाय द क्रिमिनल एंड फॉर द क्रिमिनल, बाकी देश चाहे भाड़ में। जब डेमोक्रेसी खत्म हो गई, प्रजातंत्र जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, अभी मैं निकल रहा था तो एक इनका बैनर लगा था, G20 की जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें इन्होंने लिखा था दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। तो मैंने जवाब दिया था कि मतलब वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मर्डर्ड डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी को कत्ल कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया, वो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बची नहीं है इसमें। तो जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि अब 2024 ज़्यादा दूर नहीं है, पार्लियामेंट का इलेक्शन, और जिस तरह से इन्होंने प्लानिंग की हुई है 2024 में आने के बाद में, तो फिर हम लोगों की आवाज़ भी बंद हो जाएगी। जो संविधान के मूल अधिकार हैं, जो कहने सुनने की जो स्वतंत्रता है, बात कहने की स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, धर्म को कोई भी धर्म अपनाएं ये स्वतंत्रता है, उसको लगभग ये इन्होंने ये खत्म करते जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि 24 के बाद में मीडिया की कोई भूमिका रहेगी इस देश में, या फिर किसी और भी किसी व्यक्ति के, या कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ही नहीं छोड़ेंगे जे, तो यहाँ कुछ बचने वाला नहीं है। तो ऐसे हालत में मुझे लगता है कि ये इस गवर्नमेंट से
जितना जल्दी निजात हो पाई जाए वो जरूरी है। और उस गवर्नमेंट से अगर निजात पानी है तो कहते हैं कि वो रावण का जो वो था, जो लाइफ थी उसकी नाभि में थी। इस गवर्नमेंट का भी जो जान है वो ईवीएम है, और ईवीएम को खत्म किए बगैर इस देश में डेमोक्रेसी वापस नहीं आ सकती और लोगों का, देश का भला नहीं हो सकता। किस तरह से देश को बेच रहे हैं, किस तरह से जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, जो 3 मूल सिद्धांत थे, जो मैं समझता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर और ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये लिए थे, जो ये मतलब कुरान पाक में जो इस्लाम की जो अहम जो बात है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, वो उस भावना को डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान में शामिल किया था। वो जो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना थी वो अब खत्म हो चुकी है, खत्म कर दी गई है। अब तो सिर्फ हमारे दो की सरकार चल रही है, अमित शाह और मोदी की, और दूसरे अडानी और अंबानी की। तो ये जो देश था, ये देश हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोशलिस्ट तो खत्म हो गया, समाजवाद खत्म हो गया, और पूंजीवाद को बड़ी तेजी से यहाँ पे हावी कर दिया गया है। और पूंजीवाद किसी तरह से इस देश के मूल निवासियों, गरीब तबकों के एकदम खिलाफ है। तो इसलिए इस पूंजीवाद को बढ़ने से रोकने के लिए इस सरकार को बदलना होगा, और सरकार को बदलने के लिए जो इस सरकार की, इस हुकूमत की जान है ईवीएम के अंदर, ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर खुल के उतरना होगा। अभी एक बयान आया था मोहन भागवत का। मोहन भागवत क्या है? वो सिर्फ एक संगठन के प्रमुख हैं, ये देश के प्रमुख नहीं है। और जिस तरह से एक संगठन का प्रमुख, आरएसएस का प्रमुख जिस तरह से बयानबाजी करता है, तो ये तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि उसके खिलाफ तो तमाम एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, उसको जेल के जेल के शिकंजे में होना चाहिए था, हवालात में होना चाहिए था। वो आदमी खुला घूम रहा है, कुछ भी बोलता है कि अगर मुसलमानों को यहाँ रहना है तो वो उन्हें अपने पूर्वजों के धर्म में वापस लौटना पड़ेगा। मतलब यहाँ उसका साफ इशारा है कि मुसलमानों को हिंदू बन के इस मुल्क में रहना पड़ेगा। ये बयान देने से पहले मोहन भागवत इस बात को भूल जाता है कि वो इस देश का कदीमी बासिंदा नहीं है, वो इस देश का मूल निवासी नहीं है। वो भी बाहर, अगर अंग्रेज को इसके देशवासियों ने बाहर भेजा है, तो ये जो बाहर से आए, जो मिडिल एशिया से आए, तो ये इनको भी बाहर जाना पड़ेगा। वो मोहन भागवत में यह क्यों भूल जाता है कि वो अभी उस देश का मूल निवासी नहीं है, उसके अभी बाप दादे बाहर से ही आए थे, मिडिल ईस्ट से आए थे। ये मैं नहीं करा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा है कि हम 4500 साल पहले, हम हिंदू आ रहे 4500 साल पहले भारत आए थे। और उनके एक महान पंडित बाल गंगाधर तिलक ने द आर्किटेक्ट होम इन आर्यंस में साफ लिखा है कि हम आर्यंस हैं, और हम वहाँ से इससे आर्किटेक्ट का जो ईरान और उसका जो एरिया पड़ता है वहाँ से बाहर हैं। तो भाई तुम भी विदेशी हो, और यहाँ के मूल निवासी इन विदेशियों को ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि सारे संगठनों का मैं आह्वान करता हूँ, सारी पार्टियों का आह्वान करता हूँ, जो भी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे में यकीन करती हैं, वो सभी एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतरें। अम्बेडकर समाज पार्टी तहे दिल से उनका वेलकम करेगी। धन्यवाद।